बच्चों, अब तक हमने बात की यूरोप में राष्ट्रवाद की। यूरोप में राष्ट्रवाद की हमने बात की कि इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स हमारे पाठ के अंदर आएंगे। अब बात कर रहे हैं जो पाठ की शुरुआत होती है उसकी। पाठ की शुरुआत एक फ्रांसीसी कलाकार से की गई है। फ्रांसीसी कलाकार हैं फ्रेडरिक सोरियू। फ्रेडरिक सोरियू 1848 के अंदर एक चित्र बनाते हैं। उस चित्र को वो 4 भागों में बांटते हैं। फ्रेडरिक सोरियू ने इस चित्र को 4 भागों में एक श्रृंखला बनाई और इसमें उन्होंने सपनों का एक संसार रचा। उनके शब्दों में जनतांत्रिक सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना है उनके सपनों का संसार। पहली श्रृंखला की बात करें तो पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं, जिसमें वह सभी उम्र के और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष को दिखाते हुए वे लंबे कतार में चलते हैं और स्वतंत्रता की प्रतिमा के सामने वंदना करते हुए आगे बढ़ते हैं। जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार वहां के स्वतंत्रता को एक महिला का आकार देते हैं, एक महिला की प्रतिमा का रूप प्रदान करते हैं। यहाँ भी आप देखेंगे जो प्रतिमा बनी हुई है उसके एक हाथ में तो ज्ञानोदय की मशाल है और दूसरे हाथ में है मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र। चित्र के अंदर वे प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेषों को बताते हैं कि वह अवशेष किस प्रकार से बिखरे हुए पड़े हैं। बात करें सोरियो के कल्पनादर्श की यानी कि यूटोपिया की, तो वे बताते हैं कि दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूहों में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाकों से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे जो जुलूस निकल रहा है उस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो अब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा रहा है वह धीरे धीरे प्रतिमा के पास जाता हुआ नजर आता है। फ्रांस के पीछे जर्मनी के लोग हैं जो अलग अलग झंडे थामे हुए हैं, जो काला, लाल और सुनहरे रंग का झंडा थामे हुए हैं। ये दिलचस्प है बच्चों कि जिस समय सोरियो ने ये छवि बनाई, ये चित्र बनाया, तब जर्मन लोग तब तक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। जो झंडा वे थामे हुए थे वह 1848 की उदारवादी उम्मीदों की एक अभिव्यक्ति थी, जिनमें अनेक जर्मनी भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत राष्ट्र राज्य में गठित करने की एक चाहत थी, एक उम्मीद थी। जर्मन लोगों के बाद में बच्चों ऑस्ट्रेलिया 2 सिलसियों की राजशाही, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड और हंगरी तथा रूस भी इसमें शामिल हैं। फ्रेडरिक सोरियो के चित्र के अंदर ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते भी इस दृश्य में नजर आते हैं बच्चों। चित्रकार ने इनका इस्तेमाल जो उपयोग किया है दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया है। इस अध्याय में कई ऐसे चित्र बताए गए हैं जो काल्पनिक हैं, काल्पनिक अभिव्यक्ति करते हैं। सोरियो का चित्र भी उनमें से एक है। बात करते हैं बच्चों 19वीं सदी की। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसमें यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन आते हैं। इन परिवर्तनों के बाद अत्यंत यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय होता है। यूरोप में लंबे समय से एक आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे, जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी, यानी एक प्रभुसत्ता स्थापित थी। लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उनके शासकों बल्कि उनके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। साझेपन की ये जो भावना आती है ये अनंत काल से नहीं थी बच्चों, ये संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित होती है। ये अध्याय भी विभिन्न प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा और हम देखेंगे कि 19वीं सदी के अंतर्गत यूरोप में किस प्रकार से राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आते हैं। हमारे अध्याय में एक शब्द आता है निरकुंशवाद और कल्पनादर्श। सोरियो को पढ़ते पढ़ते जब हम देखते हैं तो कल्पनादर्श यानी यूटोपिया की वह बात करते हैं। तो क्या है निरकुंशवाद और क्या है कल्पनादर्श, उसकी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। निरकुंशवाद
ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है। यानी जिस सरकार पर कोई अंकुश ना हो, ऐसी सरकार निरंकुश सरकार कहलाती है। जो अत्यंत केंद्रीकृत होती है, सैन्य बल पर आधारित होती है और दमनकारी सरकारें होती हैं, वह निरंकुश सरकार कहलाती है। साथ ही बात करें कल्पना दर्श की, तो कल्पना दर्श यानी यूटोपिया, ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना ही लगभग असंभव दिखता हो या असंभव हो, यही कल्पनादर्श है। यानी एक काल्पनिक बात करना, एक ऐसा आदर्श स्थापित करना जो असंभव है। हमने सौर्यों की बात की, अब कर रहे हैं अर्नेस्ट रेनर की। अर्नेस्ट रेनर एक फ्रांसीसी दार्शनिक हैं जो सोर्बोन विश्वविद्यालय में व्याख्यान देते हैं। 1882 में वे एक सोर्बोन विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक व्याख्यान देते हैं, अपनी राष्ट्र की जो विचार है उसको प्रस्तुत करते हैं। बाद में यही व्याख्यान एक निबंध के रूप में छपता है, प्रकाशित हो जाता है, और जिसका शीर्षक होता है राष्ट्र क्या है। इस निबंध में रेनर अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करते हैं कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल और धर्म क्षेत्र से मिलकर बनता है। साथ ही वह बताते हैं एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। वे बताते हैं कि शौर्य, वीरता से युक्त अतीत, महान पुरुषों के नाम और गौरव, यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित होता है। अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा, संकल्प का होना, साथ मिलकर महान कार्य करना और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा, एक जनसमूह होने की, ये सब जरूरी शक्ति होती है, ऐसा अर्नेस्ट रेनर बताते हैं। अतः एक राष्ट्र बड़ी और व्यापक एकता है। उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है। वह बताते हैं कि इसका जो अस्तित्व है वो जनमत संग्रह से है। वे बताते हैं कि प्रांत उसके निवासी हैं। अगर सलाह लिए जाने का अगर किसी को अधिकार है तो वह है उसके निवासियों का। जी हाँ, वह बताते हैं कि अगर कोई अधिकार लेगा, कोई देश के लिए अपना विचार देगा, तो वह विचार देगा उसके निवासी, प्रांत के निवासी। किसी देश का विलय करना या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमा लेना एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं होती, ऐसा अर्नेस्ट रेनर बताते हैं। वे बताते हैं कि राष्ट्रों का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, बल्कि ये एक जरूरत भी है। उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी है, और अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक मालिक होता तो स्वतंत्रता का लोप ही हो जाता, स्वतंत्रता खत्म ही हो जाती। ये थे अर्नेस्ट रेनर के विचार। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार पढ़ेंगे कल।